हमने हाल ही में जो जई की 3 नई किस्में निकाली। एक किस्म का नाम है HFO 917 हरियाणा फॉडर ओ, यानी कि हरियाणा चारा जई नंबर 917। दूसरी किस्म का नाम है HFO 1014 और तीसरी किस्म का नाम है HFO 915। ये तीनों किस्मों में से जो पहली 2 किस्में हैं HFO 917 और HFO 1014, ये दाना और चारा दोनों के लिए इसकी सिफारिश की गई है, यानी कि इससे हम चारा भी ले सकते हैं और बाद में दाने की पैदावार भी अच्छी होती है। और जो तीसरी किस्म मैंने बताई HFO 915, वो किस्म चारे के लिए निकाली गई है। जहाँ तक कि इनको किन क्षेत्रों में हम उगा सकते हैं, तो जो हमारी ड्यूल पर्पज के लिए, यानी कि दोनों चारा और दाना के लिए 2 किस्में ईजाद की गई हैं, उनको हम उत्तर पश्चिमी राज्यों, जैसे उसमें हरियाणा आता है, पंजाब आता है, राजस्थान, उत्तराखंड के जो तराई के क्षेत्र हैं वो आते हैं, तथा जो उत्तर पूर्वी जोन है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व असम है, इन क्षेत्रों के लिए इन दोनों किस्मों की जो है सिफारिश की गई है, HFO 917 और HFO 1014। जहाँ तक HFO 915 की बात है, उसकी सिफारिश जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर आता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय न केवल प्रांत के लिए कार्य करता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी तकनीक जो है वो जाती है, पहले भी जाती रही। जहाँ तक अब ये क्षेत्रों के उगाने की बात है, इसके बाद जो सबसे मुख्य एक बिंदु होता है कि पैदावार के हिसाब से ही किस्मों को लगाया जाता है। तो जो हमारी 2 किस्में हैं HFO 917 और HFO 1014, जो ड्यूल पर्पज के लिए उगाई गई हैं, उनकी औसत पैदावार की यदि मैं बात करूं तो HFO 917 में चारे की जो पैदावार है वो 192 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से औसत पैदावार देती है, और जो 1014 है उसकी जो औसत पैदावार है चारे की वो 185 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये दोनों जो उत्तर पश्चिम जोन है वहाँ पे ये पैदावार है। दूसरा जो जोन मैंने बताया था उत्तर पूर्व जोन, उसमें HFO 917 245 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है, तथा HFO 1014 जो है वो 238 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है। ये पैदावार हरे चारे की। जहाँ तक बात है कि बीज, क्योंकि ये जो दोनों किस्में हैं ये बीज के लिए भी उपयुक्त पाई गई है, तो बीज की जो पैदावार है वो HFO 917 की उत्तर पश्चिम जोन में वो 23.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तथा उत्तर पूर्व जोन में इसकी औसत पैदावार बीज की वो 17.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यदि मैं बात करूं HFO 1014 की, उसकी पैदावार उत्तर पश्चिम जोन में 24.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तो उत्तर पूर्व जोन में इसकी औसत पैदावार 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यदि हम बात करें कि जो HFO 915 है, जो कि हरे चारे के लिए ही सिफारिश की गई है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सिफारिश की गई है, उसकी चारे की पैदावार 234 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है, और यदि बीज भी उसका लेना हो वो भी 15.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज भी लिया जा सकता है। जहाँ तक प्रोटीन की मात्रा है, जो कि एक मेन अवयव है चारे के अंदर, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, तो 14.4% जो है वो हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा पाई गई है HFO 917 में, और जो हमारी वैरायटी है HFO 1014, उसमें प्रोटीन की मात्रा 15.5% है। तो इस प्रकार से यदि हम पौष्टिक दृष्टि से भी देखें, इसमें ये अच्छा चारा है। और जहाँ तक HFO 915 की बात है,
उसमें प्रोटीन की मात्रा वो 10% है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही इनकी पैदावार भी अच्छी है। यदि चारे के दिन निकाली गई है तो वहाँ जो औसत पैदावार 234 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें मिल रही है HF 915 की, जबकि हमें 200 क्विंटल के आसपास दूसरी दो किस्मों की जो ड्यूल पर्पज के लिए निकाली गई है उनकी पैदावार मिल रही है। प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी है, बीज भी उत्पादन भी अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से इन तीनों किस्मों को जो है वो सिफारिश किया गया है। मैं अपने वैज्ञानिकों को, पूरी टीम को, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके अच्छे कार्य से ही पहले भी ये संभव हुआ है और भविष्य में भी हम, यदि हमें दूध उत्पादन बढ़ाना है, अच्छी गुणवत्ता का चारा देना है, फसल विविधीकरण करना है और अंततः एक पौष्टिक भोजन के लिए भी ये आवश्यक है कि हम ऐसा चारा पैदा करें जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। इसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी केंद्र सरकार का, ICAR का एक विशेष योगदान रहता है, क्योंकि जितना भी ये कार्य इसके अनुसंधान के लिए जितनी सुविधाएं हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे आर्थिक मदद है, वो हमें अपनी सरकार से मिलती है। तो मैं उनका भी आभारी हूँ। और आप लोगों की, मैंने जैसा कहा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि तकनीक को वहाँ तक पहुँचाना, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जितनी भी ब्रीडर्स बीज पैदा करके लगभग 20,000 क्विंटल बीज प्रति वर्ष हम किसानों के लिए पैदा करते हैं, उसको वितरित करते हैं। और बीज उत्पादन, क्योंकि हमेशा से ही जब भी नई किस्म आती है तो वो एक कंस्ट्रेंट रहा ही है, उसके लिए हमने कोशिश की, जैसा कि अभी बताया भी गया, कि हम नॉन लाइसेंस एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो बीज है, अच्छी गुणवत्ता का बीज, वो किसान तक पहुंच सके। और जितना भी प्लांटिंग मटेरियल है, जैसे हमने यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई है, यानी कि यदि गन्ने की एक आंख से लगभग 15,000 से 20,000 पौधे हम तैयार कर सकते हैं, तो आप मान सकते हैं कि हमें यदि किस्म को किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो हम टिश्यू कल्चर की मदद से भी गन्ने का, केले का, एलोवेरा का, अभी मुलट्ठी का हमने काम शुरू किया है, स्ट्रॉबेरी पे भी काम शुरू किया है, ताकि अच्छी गुणवत्ता का प्लांटिंग मटेरियल वो किसान तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि ये हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ही बात है, वो जब भी मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी भी एक ही बात कहते हैं कि आप तकनीक को जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाइए। अपने यहाँ के लैब टू लैंड का जो कार्यक्रम है उसको भी हमें बिल्कुल बल देना है। और आपको पता ही होगा कि आजकल आपको पता है कि विकसित कृषि संकल्प यात्रा वो हमारी भारत सरकार के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, लैब और लैंड में उसको पाटा जा सके, उसको पूरा किया जा सके। और पूरे देश के 16,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक वो किसानों के खेतों में जाके संवाद कर रहे हैं कि जो हमारे पास तकनीक है वो भी वहाँ तक पहुँचे, और जो किसान नवाचार करता है या किसान के पास जो फीडबैक है, उसकी जो समस्याएं हैं, वो हमारे अनुसंधान तक आ सके, ताकि उनकी उन पे शोध करके हम किसान की समस्या का समाधान भी करें। और किसान का शुद्ध मुनाफा है वो अवश्य बढ़ना चाहिए, इसी के लिए सारा कार्यक्रम किया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारी पूरी टीम जो है इस पे लगी हुई है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसा ही काम करें। एक जो आज के दिन आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी सुना, और उसमें कुछ सुविधाएं हमारे छात्रों को, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को ऐसा तैयार करें कि वो स्किल सीख सकें। वो जो कौशल उसके पास है उसको बाहर लेके आना है, उसको सिखाना है, ताकि वो बहुत जल्द अपना व्यवसाय शुरू करते हुए उस जो उसके अंदर कौशल है उसके हिसाब से अपनी आजीविका भी कमा सके और
न केवल एक सीमित दिशा तक तरक्की करे, सर्विस सेक्टर में खासतौर से एक उसको फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन ये जो नवाचार के माध्यम से बहुत जल्द वो अपना पूरा विकास कर सकता है और प्रदेश और देश की आर्थिक दशा को सुधारने में उसके ह्यूमैनिटीज है, उसमें हमने बीएससी ऑनर फिजिकल साइंसेस और बीएससी ऑनर लाइफ साइंसेस, जिसको पहले हम मेडिकल और नॉन मेडिकल बोलते थे। तो फिजिकल साइंसेस का मतलब नॉन मेडिकल, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं, और जो मेडिकल है वहाँ पे हम बॉटनी यानी कि जो जीव विज्ञान के कोर्सेज हैं उनको पढ़ाते हैं। ये कोर्सेज हमने 2 नए शुरू किए हैं, क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई तो यहाँ पे रहती थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे नहीं था। इस बार ये 2 कोर्सेज शुरू किए गए हैं और इनको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही किया गया है। यदि छात्र 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ के कोई कार्य करना चाहता है, किसी कारणवश यदि वो पढ़ाई नहीं पूरी कर सकता है, तो 1 साल के बाद हम उसको यूजी सर्टिफिकेट देंगे, वो उसमें होगा। यदि 2 साल के बाद वो जाना चाहे तो उसको हम डिप्लोमा देंगे। यदि वो 3 साल के बाद जाता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, और 4थे साल में भी यदि वो रहता है तो हम बीएससी ऑनर्स की डिग्री जो है उसको देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही हमने शुरू किया है, और इसमें शुरुआत में हमने 25-25 जो सीटें हैं वो रखी हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी अब बेसिक साइंस कॉलेज में भी यूजी, पीजी और पीएचडी के प्रोग्रामों की पढ़ाई जो है वो प्राप्त कर पाएगा। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि इसके बाद कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऐसे भी शुरू किए जाएं, ताकि इसके बाद उसको मास्टर डिग्री की और जल्दी मिल जाए। तो जैसा आपने देखा होगा कि पूर्व में हमने जो समझौते विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ किए, जहाँ पे हम ड्यूल डिग्री प्रोग्राम यानी कि एक यदि वो यूजी का प्रोग्राम शुरू करता है, उसको दोनों देशों में पढ़ भी पाए, उसको 2 डिग्री तक मिले, ऐसा प्रयास हमने किया था। उसी दिशा के अंदर अब ये हम जो यूजी प्रोग्राम है वो हम बेसिक साइंस कॉलेज में भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सी उपलब्धियाँ थी, अभी हमारे मीडिया एडवाइजर ने आपको बताया, वो सभी बातें निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय विश्वविद्यालय परिवार को दूंगा, जिसमें हमारे शिक्षक, गैर शिक्षक, हमारे स्टाफ जो फील्ड में काम करता है, हर विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने, अधिकारी ने और शिक्षक ने कार्य किया, तभी ये संभव हो पाता है। और निश्चित रूप से इसमें आपका जो एक सकारात्मक प्रचार प्रसार है, उसकी भी एक अहम भूमिका रहती है। इस सबसे संभव हो पाया है। भविष्य में भी हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय इसी प्रकार से सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़े और किसानों की सेवा में हम निरंतर कार्य करते रहे। यही सब आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। सर, सरकार का यही टारगेट है हर किसान की आय 2 गुना। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से शुरू कर कितने किसानों की आय 2 गुना हो गया, आप जन जन तक कैसे किसानों तक पहुँचकर जागरूक कर? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल भी आपने किया, और मैं तो कहूँगा कि अब 2 गुना नहीं, अब तो इससे ज़्यादा की बात किसान भी करने लगा है। और उसी दिशा के अंदर आपने देखा होगा पिछले दिनों इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक मॉडल है जो आईसीआर के द्वारा भी अभी अनुमोदित किया गया है। यानी कि 80% से ज़्यादा जो जनसंख्या पूरे प्रांत में या भारत में है, उनकी जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे किसानों के लिए काम करना अति आवश्यकता है। इसलिए कृषि के साथ साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं, खूब उत्पादन है, डेयरी है यानी कि पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, बागवानी है, सब्जियों की काश्त है, फूलों की काश्त है, वो थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसको आमदन लगातार मिलती रहे और उसमें अपना मुनाफा वो निश्चित रूप से 2 गुना क्या कई गुना भी कर सकता है। जैसे अभी हम पानीपत के गांव में थे,
वहाँ के किसान ने बताया कि वो 21 फसलें अपने यहाँ पे उगाता है और 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 6 महीने में शुद्ध मुनाफा कमाता है। निश्चित रूप से उसको नवाचार का प्रयोग भी करना पड़ेगा, मार्केट से भी जुड़ना पड़ेगा और जो तकनीक है विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई हो या ICAR के द्वारा निकाली गई हो उसका समावेश करते हुए विभिन्न अवयवों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे हर किसान की आय जो है वो बढ़ेगी। और आज 2014 के बाद अभी MSP भी हैं, लगभग कई फसलों के तो 3 गुना नहीं तो 2 गुना के आसपास हर फसल का रेट जो है वो चला है। तो हमें उम्मीद है कि किसान की मेहनत और जो नवाचार है, जो भी शोध है उसको मिला के चलेंगे तो सभी किसानों की आय जो है वो दुगनी बड़े आराम से। सर आपने कहा अच्छा किस्में जो है काफ़ी निकाली हैं, मुझे 40 किस्में निकाली गई हैं पिछले 4 साल के अंदर, पर लेकिन जो ये सब काम करते हैं आपके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी कमियां काफ़ी हैं, तो भर्ती के लिए कुछ किया जा रहा है नई भर्तियों के लिए? देखिए वो बिल्कुल पीछे मैं बिल्कुल अपनी सरकार का आभार भी व्यक्त करूँगा। पिछले 4 सालों में हमने 165 से ज़्यादा पद असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे भरे हैं, कुछ एसोसिएट के प्रोफेसर के पद भी यहाँ पे भरे गए हैं और अभी भी लगभग 150 के आसपास और भर्तियाँ यहाँ पे की जाएंगी। वो 30-30 के बैच में हम लोग करके हमने सरकार को लिखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही वो पद भी हमें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और हम और पद जो है यहाँ पे करेंगे ताकि विश्वविद्यालय का विकास और तेजी से। सर आपने जिक्र किया था कि इसका काफ़ी कमी रहती है और अच्छी बीज की कमी रहती है, तो HEU कोई बीज को लेकर कोई प्रोग्राम चला सकता है जिससे किसानों की आय में बढ़े और एक अच्छा बीज बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इस दिशा में आपको शायद पता भी हो, हमने सीड विलेज का एक कंसेप्ट पहले शुरू किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना भी चाहूँगा, शुरू के अंदर बीज पैदा करने का कार्य भी वो विश्वविद्यालय के पास था, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको लैंड की आवश्यकता होती है, ज़मीन की आवश्यकता होती है। बाद में निर्णय लिया गया कि जो पहली ब्रीडर सीड वो तो विश्वविद्यालय ही पैदा करेगा, लेकिन सर्टिफाइड सीड जो किसानों को दिया जाता है वो सारा पैदावार का जिम्मा हरियाणा बीज विकास निगम या राष्ट्रीय बीज विकास निगम इन संस्थाओं को दिया गया और वो हमसे ब्रीडर सीड लेके इसको बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी जब नई किस्म आती है अक्सर दिक्कत का पहले साल पूरी मात्रा में उसका बीज उपलब्ध करवाना एक समस्या चुनौती बनी ही रहेगी, लेकिन उसको दूर करने के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि हमने प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें शामिल किया है कि आप हमसे ब्रीडर सीड ले लें और आप भी इस मुहिम में अपना साथ दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो बीज की आपने बात कही, 1 आध साल तो हमेशा थोड़ा बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वो समस्या प्रिवेल नहीं करेगी। 1 साल के बाद ही हम पूरी मात्रा में किसानों को। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने कहा कि प्राइवेट कंपनीज के साथ आप टाई अप करते हैं, तो क्या रेट को लेकर कुछ चेक रहता है उनका, बल्कि रेट में मार्केट में वो किसानों को सही दाम पर मिले? देखिए हम जो भी यहाँ से किस्म देते हैं निश्चित रूप से वो किस्म सरकार के पास भी है, HSDC के पास भी है और इसीलिए दोनों को और विश्वविद्यालय पूछता है, उसमें समन्वय अपने आप से ही बन जाता है। जब भी मोनोपोली होगी कि किस्म भी प्राइवेट सेक्टर का होगा, बनाने वाला भी वो होगा, तब इस तरह की समस्या आती है। जब सबके पास वो किस्म होती है तो उसका रेट कंपेरेबल होता है, थोड़ा बहुत 5-10 रुपए का फर्क क्वालिटी के हिसाब से कर लेता है, लेकिन उसका रेट जो है वो बिल्कुल, और यही आवश्यक है कि हमारे किसान को बीज जो है वो बिल्कुल ठीक रेट पे मिले, उससे कोई ज़्यादा मुनाफा करने की बात ना हो, इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को लेकर आपने प्रोसेस शुरू किया, कितने किसान उससे जुड़ चुके हैं, कितना ये फायदा होता है? देखिए ये आपने अच्छा सवाल किया। इसमें भारत सरकार ने भी अभी प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती के ऊपर काफ़ी जोर दिया है, और क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि जब तक उसकी पैकेज एंड प्रैक्टिस फाइनल नहीं होती तो किसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय रहता है। तो उसके लिए 136 एकड़ का हमने यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है, जहाँ पे हम उसकी पूरी पैकेज को डेवलप भी कर रहे हैं। और अभी
आप 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आ रहे हैं और सबसे पहला यही किया गया है कि किसान जो अपने लिए पैदा कर रहा है कम से कम वहाँ से वो प्राकृतिक खेती को शुरू करे, ताकि उसके पास जो उपलब्धता है वो तो शुरू में ऑर्गेनिक हो। जब ये प्रक्रिया वो थोड़े क्षेत्र से शुरू करेगा तो सीखना भी जरूरी होता है। किसी भी नई पद्धति को शुरू करने के लिए उस पर हमारा जोर है और उसके माध्यम से चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे कृषि विभाग हरियाणा सरकार है, चाहे अन्य संबंधित संस्थाएं हैं, सभी इसमें प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ में हमने हर कृषि विज्ञान केंद्र पे 1 से 2 एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन फार्म भी लगाया है, ताकि किसान देख के सीख सके। और मुझे पूरी आशा है कि अगले कुछ समय में कम से कम हर किसान के पास अपना अनाज तो इसी पद्धति से उगाया होगा और आने वाले समय में जल्द से जल्द जो हमारी FPOs हैं, जो हमारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ग्रुप बनाते हुए इसको आम जनता को भी हम इसी प्रकार का अनाज उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसा प्रयास सरकार का भी है, विश्वविद्यालय का भी है और हम इसको अवश्य करेंगे। MSP का सवाल है कि बड़े-बड़े अनुमोदन हो रहे हैं, तो एज ए कृषि एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि वो जरूरी है या उसको मार्केट के सारे चाहिए? देखिए, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा आज कि MSP का कंसेप्ट कभी भी हम अकेले MSP से ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ हुई MSP से हरियाणा पंजाब में, कब हुई कि जब पैदावार भी बढ़ रही थी, रेट भी बढ़ रहा था, तो ग्रोथ आपका 5 से 6-7% तक आता है। यही ग्रोथ आज भी MSP में, यदि मैं झारखंड उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पे 6% ग्रोथ रेट है, लेकिन हमारा पंजाब हरियाणा का वो 1% से भी कम आता है, क्योंकि हमारी पैदावार हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। किसान ने मेहनत की, तकनीक किसान तक पहुंची, छोटा स्टेट है, एक्सटेंशन भी अच्छा हुआ। तो एक जब देखिए कि एक एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दोनों का बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट अच्छा। तो इसलिए हमें आज के दिन जो हरियाणा और पंजाब का किसान है उसको उससे बाहर आते हुए कहीं ना कहीं मार्केटिंग, ब्रांडिंग और विविधीकरण उन पे भी जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी संचित कर सके और इसमें वैल्यू ऐड करते हुए जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा सके। इस पे आप बैठेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इसकी पूरी कहानी क्या है। इसको शायद हम सरल शब्दों में समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, सरकार आज भी MSP दे रही, सभी को दे रही है, और उसमें यहाँ तक भी कहा गया कि भाई वो इस रेट से नीचे किसान का यदि आता है तो उसके लिए भावांतर भरपाई योजना तक शुरू की गई। ये किसान को नुकसान करने की बात नहीं है, लेकिन यदि ग्रोथ आप अच्छी चाहते हैं, आप दुगने मुनाफे की बात करते हैं, तो जैसे जैसे प्रगति होती है तो हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है। और उसी दिशा के अंदर हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान थोड़ा सा उस सिस्टम से बाहर आए, फार्मर के ग्रुप बनाए, अच्छी पैकेजिंग करे, वैल्यू एडिशन करे, अच्छी मार्केटिंग करे, ताकि उसका मुनाफा भी कई गुना हो। ऐसा हरियाणा में जीरी का एरिया व्यवस्था बढ़ रहा है, ये क्या फायदे नहीं। देखिए, बिल्कुल हम इसके बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, लेकिन उसके कुछ कारण हैं। जैसे जितना भी हमारा जहाँ पे नीचे का पानी खराब है, तो वहाँ पे अब किसान माइक्रो इरिगेशन का, ड्रिप इरिगेशन का और स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग कम कर रहा है। जब वो खुले में पानी देता है तो नीचे पानी केवल ऐड हो रहा है, उससे निकल रहा है। तो यहाँ जितना रोहतक है, झज्जर है, जिस एरिया में हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते धान क्या दूसरी फसलें उगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीचे का पानी खारा होने की वजह से कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि वो जो पानी का लेवल वो जमीन के स्तर तक आ चला है, और इसी वजह से किसान को मजबूरी में वो क्षेत्रफल लगाना पड़ता है। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने और हमारे विश्वविद्यालय ने, हमारा जो CSRI है, मिलके अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज की जो पाइप्स बिछाएंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं, ताकि जो जब पानी का स्तर है वो नीचे हो जाए और वहाँ पे दूसरी फसलें उगाई जा सके। जहाँ पे हम धान और गेहूं फसल चल रहा है
वहाँ पे मक्का एक अच्छी फसल के रूप में उभर सकती है। और उसके लिए सरकार ने यहाँ तक कहा है कि यदि हम धान की सीधी बिजाई करेंगे जिसमें 20 से 25% पानी बचता है तो उसमें 4500 रुपये प्रति एकड़ की दर से सरकार सहायता भी देगी। इसी प्रकार से कोई किसान यदि जीरी नहीं लगाता है उसको 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की दर से सरकार सहायता दे रही है ताकि धान का क्षेत्रफल कम हो, क्योंकि 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी का प्रयोग होता है जो अच्छा नहीं है। और इसीलिए कृषि में विलीनीकरण की अति आवश्यकता है। हम ट्रेनिंग्स के माध्यम से प्रशिक्षण दे के किसानों को प्रेरित कर भी रहे हैं और भविष्य में ये हमें करना ही पड़ेगा, इस सोच के साथ हमारे सबसे बड़ी चुनौती मौसम को बदलाव और इसको लेकर कितनी इसमें विकसित की है जो मौसम के अनुकूल। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये न केवल ये तो अस्तित्व के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या आप देखते हैं कि वेदर एक्सट्रीम जो है वो काफ़ी बड़ा है। और आपने हाल के दिनों में ही देखा हो, अभी गेहूं की जब 1402 की किस्म निकाली, 1306 निकाली, ये किस्में जो कम पानी में और कम खाद में पैदा हो सके, उस पे शोध हर क्षेत्र में हर किस्म पे आज के दिन चल रहा है। पूरा फोकस इसी पे है कि जो ये मौसम में उतार चढ़ाव है, न केवल एक फैक्टर, कई बार बीच में गर्मी हो जाती है, कई बार शुरू में गर्मी है, कईयों में बाद में गर्मी है, तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया है ताकि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो पूरी तरह से सजग है न केवल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि शोध की जितने भी संस्थाएं हैं इसको मद्देनजर रखते हुए पूरा शोध कर रही हैं। और आने वाले समय में जितनी भी किस्में आएंगी उनमें कहीं ना कहीं इसका एक विषय रहेगा। इसलिए मौसम की पूर्व जानकारी हो, फसल की जानकारी हो या उससे संबंधित शोध हो, न केवल किस्म का बल्कि दूसरी प्रैक्टिस का। यदि कहीं पे हमें पुराल को खेत में रख के वातावरण को हम ठीक कर सके, तापमान को ठीक कर सके, वो सभी विधियां मशीनीकरण के द्वारा भी निकाली जाती है। तो इसलिए इस पे पूरा जोर है और भविष्य में हम ऐसी तकनीकें निकालेंगे। देखिए, ये 2666 गांव हम पूरे प्रांत में जो है वो कवर करने जा रहे हैं और 132 में से 129 लोग हमारी टीमें जाके किसानों को प्रेरित करेंगी। और इसके लिए सरकार का, कृषि विभाग का और सभी संबंधित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार नहीं बल्कि ICAR है, IRI है, हमारे दूसरे जितने भी संस्थान हैं, इफ्को है, क्रिप्को है, हमारे जो अवार्डीज हैं, ड्रोन दीदीज हैं, इस अभियान में आपकी लेखनी के साथ साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सब लोग भागीदार हैं ताकि ये बैरियर तोड़ा जा सके और जो गैप है उसको कम किया जा सके, किसान का फीडबैक अनुसंधान में आ सके और उसकी सुधार बढ़े, ऐसा प्रयास किया। धन्यवाद।